हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। आपने देखा कि 2022 मॉडल पेपर इसके 3 वीडियो आप अपलोड कर चुके हैं। हम खंड द में क्वेश्चन नंबर 5 से हमें सॉल्व करना था। आप देख रहे हैं का इसमें जो है कह रहा है कांच एवं हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 व 2.4 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछा है। सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या गया है। कांच एवं हीरे का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। इसका मतलब ए आपको दे रहा है वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रहा है AnG इक्वल 1.5 और आपको दे रहा है डायमंड के लिए तो AnD आपको दे रहा है 2.4। आपसे पूछ रहा है कांच के सापेक्ष हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हीरे के सापेक्ष DnG इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा DnG इक्वल AnG अपॉन AnD। ये फार्मूला हो गया। तो आप यहाँ पर यही वैल्यू रखोगे 1.5 अपॉन 2.4। हम इसे लिख सकते हैं 24। तो ए हो जाएगा 5 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट। तो आपको क्या मिल गया? DnG इक्वल मिल गया 0.625। देख रहे हैं, समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, सूत्र अपवर्तनांक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता आप ये जानते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता आपसे कह रहा है। इसका मतलब मेरे पास एक प्रिज्म होगा, उस प्रिज्म में यदि हम श्वेत प्रकाश को आपतित करा दें, क्या कर दें? श्वेत प्रकाश प्रिज्म है, प्रिज्म को यदि हम श्वेत प्रकाश पे हम क्या कर दें? आपतित कर देते हैं, तो उसमें से होकर जाने वाली बैंगनी तथा लाल रंग, बैंगनी रंग तथा लाल रंग के निर्गत किरणों से उत्पन्न, निर्गत किरणों से उत्पन्न, यहां पर मान लेते हैं कोण थीटा। निर्गत किरणों से उत्पन्न कोण, अभी देख रहे हो कि ये क्या है आपका रेड कलर और ये क्या है? ब्लू। अब यहां से यहां के बीच ये देख रहे हैं, इसके बीच कौन सा कोण? सॉरी, ए और ए, तो यहां पर डेल एम डेल बी, यही है। अब आपसे इसके लिए डिफिनीशन पूछ रहा है, तो डिफिनीशन में हम क्या करते हैं? जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रिज्म से लाल तथा बैंगनी रंग के निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोण थीटा तथा सातों रंग का मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती रंग, तो मध्यवर्ती क्या होता है? येलो आपका होता है। मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता थीटा इक्वल होता है W अपॉन क्या हो जाएगा? डेल वाई। अब आपसे लेकिन कह रहा है किसके पद में? अपवर्तनांक के पद में। तो अपवर्तनांक के पदों में हम लिखेंगे तो इसको हम फार्मूला लिख सकते हैं NV माइनस NR अपॉन N माइनस 1। ये इतना फार्मूला लिखना है, डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो प्रिज्म से लाल तथा बैंगनी रंग के निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोण तथा मध्यवर्ती रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निगमन कीजिए। अब समीकरण का निगमन करना है तो हम सबसे पहले समझते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर, ये मान लीजिए कोई धातु है, इसका एक पृष्ठ है, कह रहा है कि धातु की सतह पर जब फोटॉन आपतित कराया जाता है, क्या आपतित कराया जाता है? जब फोटॉन आपतित कराया जाता है तो धातु की पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, अब ये जो एच आ रहा है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। जब अवशोषित करता है, उसकी ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो यह ऊर्जा जो अवशोषित किया हुआ है इलेक्ट्रॉन, ये दो रूपों में खर्च करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो अवशोषित किया है, ये दो रूप में, ये क्या करता है? इसको, ये अवशोषित किया एच को अवशोषित करने के बाद क्या करता है? इसे दो रूप में, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक, इसके पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करेगा। जब कुछ कार्य करेगा तो यही जो कार्य करेगा तो यहाँ से उत्सर्जित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये गतिमान होगा ½ के रूप में, ऐसे। तो आइंस्टीन ने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर एच आवृत्ति की, जब कोई फोटॉन आपतित कराया जाता है तो उस फोटॉन के पूरे भाग को किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब उसे अवशोषित करता है तो वो ऊर्जा जो उसको अवशोषित किया है, मतलब उस ऊर्जा को जो इलेक्ट्रॉन अवशोषित किया है, उस ऊर्जा को दो भागों में वो खर्च करता है, दो रूप में खर्च करता है। एक पहला क्या है, वो जो ऊर्जा वो खर्च किया है उसका एक भाग तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित किया गया, तो जब अवशोषित किया गया तो इलेक्ट्रॉन उस पृष्ठ से बाहर निकलने में, कार्य करने में खर्च करता है, मतलब कि यह कार्यफलन फाई के रूप में खर्च हो जाता है। किस रूप में? कार्यफलन फाई के रूप में खर्च हो जाता है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि दूसरा किस भाग में खर्च होता है, तो जो दूसरा भाग होता है, मतलब कि ऊर्जा का शेष बचा हुआ भाग जो होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो तो गतिज ऊर्जा रूप में, मतलब कि ½mv² के रूप में वो क्या करता है? खर्च कर देता है। ये जो, इसका मतलब आप सीधा कह सकते हैं कि फोटॉनों की जो ऊर्जा होती है वह कार्यफलन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की क्या होता है? बराबर होता है। ये इसका मतलब होगा। अब आप ये देख रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। जो यहाँ पर आवृत्ति न्यू है, यदि वह न्यू आवृत्ति दिल्ली आवृत्ति के इक्वल हो जाए, म्यू आवृत्ति क्या हो जाए? न्यू0 के बराबर हो जाए। यदि न्यू0 के बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहाँ से, मतलब न्यू0 जब होगा, इसका मतलब धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। यदि अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये h0 हो जाए तो कह रहा है कि इसमें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो गई? जीरो। अब इसका मतलब हमको फाई इक्वल क्या मिल गया? h0। समीकरण 1 से देखते हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो h0 माइनस h0 प्लस ½mv² हो गया। ये इतना हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये इसको h0 है, इसको इधर लाएंगे तो h0 हो जाएगा प्लस ½ mv², सॉरी इक्वल हो जाएगा। ये इतना, इसमें h को हम क्या कर लें? कॉमन कर लें। तो इस टाइम पे h को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू0 इक्वल ½ mv²। वही इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यही क्या है? प्रकाश वैद्युत समीकरण। यही क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसमें आपको सिर्फ लिखना है, उसके बाद इस डेरिवेशन को इतना कर देना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए, प्रतीक का अर्थ बताइए। तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तो ये आप जानते हैं कि डी ब्रॉगली द्रव्य तरंग की लंबाई होती है, वो क्या होती है? डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होती है।
अब ये क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार तो E इक्वल क्या होता है, एच न्यू होता है। E इक्वल क्या होता है, एच न्यू होता है। आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, तो E इक्वल क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। तो आप ये जानते हैं इतना होता है, समीकरण 2 होगा। अब यहाँ पर E इक्वल है, इसका मतलब एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि न्यू इक्वल होता है सी अपान लेमडा, न्यू इक्वल क्या होता है, सी अपान लेमडा। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे तो एच सी अपान लेमडा इक्वल एम सी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं एच सी अपान लेमडा इक्वल एम सी इंटू सी लिख सकते हैं। तो एम सी इक्वल होता है पी के, एम सी इक्वल किसके होता है, पी के होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एच सी अपान लेमडा इक्वल पी इंटू सी हो जाएगा। अब यहाँ से P इंटू सी, अब ये देख रहे हैं कि P इंटू सी जो है, अब C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर P इक्वल एच अपान लेमडा, P इक्वल क्या लिख सकते हैं, एच अपान लेमडा। या हम क्या कर सकते हैं, इसी को लेमडा इक्वल एच अपान क्या हो जाएगा, P। इतना मिल गया आपको, इतना मिल गया। इसमें कह रहा है यदि फोटान जो है आपका, यदि फोटान के स्थान पर यम द्रव्यमान का कोई भी वेग का गतिशील कण ले लिया जाए, यदि फोटान के स्थान पर क्या कर रहा है, फोटान के स्थान पर यम द्रव्यमान का कोई गतिमान कण जो विवेक से हो, विवेक से हो, विवेक से यदि गति कर रहा है, तो इसका मतलब जब विवेक से गति कर रहा है तो P बराबर क्या हो जाएगा, एम भी। P बराबर क्या होगा, एम भी। तो जब P बराबर एम भी होगा तो यही लेमडा अपान क्या हो जाएगा, एच अपान एम भी। ये आपको फार्मूला मिल जाएगा। अब इसमें आपसे प्रतीकांक पूछा है, तो जहां लेमडा क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य, एच क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक, एम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, वी क्या हो जाएगा, कण का वेग। समझ में आया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आप समझिए, कह रहा है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करनी है। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम जो है, अब आप जानते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम अभी इसके इसी में देखे हैं, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये इनका प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत जो समीकरण है, इनके नियम की व्याख्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें आवृत्ति न्यू दिख रही है। इसका मतलब कह रहे हैं कि जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ाते जाएं, तो वैसे वैसे कह रहे हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि आवृत्ति जैसे बढ़ाई जाएगी, उसमें अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब है कि आवृत्ति ये जब बढ़ेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा मतलब कि हाफ एम वी मैक्सिमम, ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब न्यू की आवृत्ति का मान बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो होता है तीव्रता पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि उसकी गति ऊर्जा का कोई उस पर ये कंडीशन नहीं होती कि तीव्रता बढ़ाई जाए तो उसकी गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, नहीं। जब आवृत्ति बढ़ेगा तो गति ऊर्जा बढ़ेगा, अर्थात तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि तीव्रता पर यह निर्भर नहीं करता। तो ये हुआ। दूसरा कह रहा है कि यदि आवृत्ति न्यू का मान यदि न्यू नॉट से कम कर दिया जाए, न्यू नॉट से क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब जब संभव नहीं है तो ऐसा हो जाएगा, तो इसमें से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा।
नंबर 3 क्या कह रहे हैं, नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, क्या कह रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तीव्रता बढ़ाएंगे तो आवृत्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगी, जब आवृत्ति नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब गति ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ये इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यदि उसमें तीव्रता बढ़ाई जाएगी, किसी धातु के पृष्ठ पर यदि तीव्रता बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होता है, बिना समय अधिक खर्च किए इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब ये है कि जितना अधिक तीव्रता का प्रकाश आपतित कराया जाएगा उतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ेगी। इसका मतलब कि संख्या, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की संख्या जो है तीव्रता पर निर्भर कर रही है, लेकिन गति ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होंगे तो किस पर उत्सर्जित होते हैं, तीव्रता पर उत्सर्जित होते हैं। समझ में आया? इस 4 पॉइंट क्या है, इनमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन जो आता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन के संपूर्ण भाग को अवशोषित करता है, ना कि उसके किसी एक भाग को। इसके कहने का मतलब है कि फोटॉन की वह संपूर्ण ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, किसी एक भाग को उससे अवशोषित नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही वह संपूर्ण भाग को अवशोषित करेगा तो अधिक ऊर्जा हो जाएगी उसके पास, और अधिक ऊर्जा होने के बाद तुरंत क्या करेगा, पृष्ठ से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या करता है कि वो जो है ऊर्जा जितना अधिक मात्रा में प्राप्त ग्रहण करेगा उतनी अधिक मात्रा में वो क्या करता है, उत्सर्जित करेगा। ये क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पीएन संधि डायोड क्या है, उनके अभिलक्षण को समझाइए। वो भी कौन से, अग्रभ्यंतर और पश्चभ्यंतर दोनों को समझाना है। तो हम पहले समझते हैं पीएन संधि डायोड है क्या। पीएन संधि डायोड मतलब कि पी टाइप क्रिस्टल और एन टाइप क्रिस्टल को संयोजित करने पर जो परिपथ बनता है वो क्या होता है, आपका पीएन संधि डायोड होता है। इसका संकेत क्या होता है, पीएन संधि का ये क्या है आपका, ये होता है पीएन संधि। ये आपका क्या होता है, पीएन संधि। ये इस परिपथ का क्या होता है, संकेत होता है। तो आपसे पूछ रहा है पीएन संधि डायोड क्या है। पी टाइप क्रिस्टल तथा एन टाइप क्रिस्टल को संयोजित करने पर जो निर्मित परिपथ होता है वो क्या होता है, पीएन संधि डायोड कहलाता है। अब इसमें बात आती है अग्रभ्यंतर क्या है। अग्रभ्यंतर का मतलब जो आपके पी टाइप क्रिस्टल होते हैं, आपके पी टाइप क्रिस्टल होते हैं, सही सुन रहे हो, पी टाइप क्रिस्टल, पी टाइप जो आपके क्रिस्टल होते हैं, पी है और ए एन हो गया। पी टाइप क्रिस्टल को यदि बैटरी के धन विभव से, बैटरी के क्या कर दें, धन विभव से, तथा एन टाइप क्रिस्टल को बैटरी के ऋण विभव से जोड़ दिया जाए तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पी टाइप को धनात्मक विभव तथा एन टाइप को ऋणात्मक विभव जोड़ देने पर जो परिपथ प्राप्त होता है वो क्या होता है, उस टाइम पे जो आपका पीएन संधि डायोड होता है अग्र अभिनत की दशा में होता है। किस दशा में होता है, अग्र अभिनत की दशा में। इसमें होते क्या है, कोटर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर जो है कि एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर जो बाह्य क्षेत्र भी उत्पन्न होगा उसके ठीक क्या होता है, विपरीत होता है। तो इसमें हमें अग्र अभिनत और पश्चात अभिनत। तो अग्र अभिनत क्या होता है, जब बैटरी के धन विभव से, जब बैटरी के धन विभव से पी टाइप क्रिस्टल तथा ऋण विभव को एन टाइप क्रिस्टल से संयोजित कर दिया जाता है तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत हो जाता है। समझ में आया? इसके बाद इसके अभिलक्षण देखते हैं। तो इसके अभिलक्षण देखते हैं। अभिलक्षण जो है इसमें अग्रधारा और अग्र वोल्टेज के बीच। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर जब स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए कि पीएन, इसमें क्या है कि पीएन संधि पर आरोपित अग्र वोल्टेज, पीएन संधि पर आरोपित अग्र वोल्टेज तथा अग्रधारा के बीच जो ग्राफ बनाया गया है उसमें क्या है कि प्रारंभ में 0.3 वोल्ट का जो आपका निरोधी विभव होता है, 0.3 वोल्ट का जो आपका निरोधी विभव होता है, इसमें कह रहा है कि जैसे जैसे बैटरी में हम धीरे धीरे धारा का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे आ रहा है क्लियर,
दिख रहा है। जैसे जैसे कह रहा है कि वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं और रैखिक रूप से क्या हो रहा है कि इसमें वोल्टेज देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज का मान रैखिक रूप से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर विभव प्राचीर से अधिक होने पर, जब उसका मान विभव प्राचीर क्या है 0.3 वोल्ट, कह रहा है जैसे इसका मान इससे अधिक होगा एक समान रूप से रैखिक रूप से वो बढ़ने लगता है। एक समान रूप से क्या होता है, रैखिक रूप से वो बढ़ने लगता है। यदि इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये 0.3 वोल्ट को क्या करता है, वहीं पर क्या करता है, काट देता है। जहां पर काटता है वही आपका क्या होता है, निरोधी विभव, या हम इसी कहते हैं विरोधी विभव कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब कह रहा है कि विरोधी विभव के कारण जो होता है धारा शून्य होती है, लेकिन धारा का मान करें जैसे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाए वैसे वैसे कह रहा है कि वोल्टेज का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन कह रहा है कि एक निश्चित समय के बाद क्या होता है कि विभव क्या होता है, एक सीधी रेखा मतलब रैखिक रूप से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब रैखिक रूप से बढ़ता है तो उसी रेखा को पीछे की ओर यदि हम बढ़ाते हैं तो वह जिस बिंदु पर काटता है वही बिंदु क्या होता है, आपका निरोधी विभव होता है। और निरोधी विभव जहाँ पर कटता है वो क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। इसका मतलब आपसे पूछ सकता है निरोधी विभव कितना होता है, तो निरोधी विभव हमारा कितना होता है, 0.3 वोल्ट का होता है। देखिए यही कह रहा है। अब पश्च अभिनय को हम वायस अभिनय कहते हैं, या यही क्या होता है, उत्क्रम अभिनय होता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्क्रम अभिनय। उत्क्रम अभिनय का मतलब कह रहा है कि जो आपका पी क्षेत्र होता है, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र अभी बनाए थे इसके पहले, तो कह रहा है कि जो पी क्षेत्र है वो बैटरी के ऋण सिरे से तथा धन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के क्या करते हैं, धन सिरे से यदि हम जोड़ देते हैं तो ये जो आपको परिपथ प्राप्त होता है वो किस प्रकार का परिपथ होता है, उत्क्रम अभिनय होता है। मतलब कि पश्च अभिनय, इसी को कहते हैं उत्क्रम वायस भी कहा जाता है। तो ये जो परिपथ होता है ये क्या परिपथ होता है आपका, ये परिपथ आपका होता है उत्क्रम अभिनय का। अब इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये बाह्य क्षेत्र के ठीक दिशा में होता है, इसी के दिशा में होता है। उसमें क्या होता है, उसके विपरीत हुआ था। अब लेकिन आपसे इसमें अभिलक्षण पूछ रहा है, जब उत्क्रम अभिनय अधिक हो जाता है, उत्क्रम अभिनय क्या हो जाता है, जब अधिक हो जाता है तो अल्पसंख्यक वाहक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक ऊर्जा क्या करते हैं, अर्जित कर लेते हैं। जब अधिक ऊर्जा अर्जित करते हैं तो वो उस समय संधि के समीप, मतलब कि वो क्या होते हैं कि संधि के समीप जाकर सहसंयोजक बंध को क्या करते हैं, उस सहसंयोजक बंध को तोड़ देते हैं। जब टूट जाता है बंध तो इलेक्ट्रॉन और जो कोटर होता है उसमें युग्म जो होता है वो मुक्त हो जाता है। मतलब कि वो क्या होता है, युग्म मुक्त बना लेते हैं। जब युग्म मुक्त बना लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि उत्क्रम धारा का मान एकाएक बढ़ जाएगा। उत्क्रम धारा का मान क्या होता है, एकाएक बढ़ेगा। अब देख रहे हैं ग्राफ में कि उत्क्रम धारा का मान क्या हो रहा है, एकाएक बढ़ रहा है। जब एकाएक बढ़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये स्थिति में वोल्टेज जो जब एकाएक धारा बढ़ेगा तो उस स्थिति में जो वोल्टेज होता है वह क्या कहलाता है, एविलांस भंजक कहलाता है। और ये जो एविलांस भंजक होता है जिस पर उत्क्रम वोल्टता होती है उसे हम क्या कहते हैं, भंजन वोल्टता कहते हैं। उत्क्रम वोल्टता क्या कहते हैं, भंजन वोल्टता कहते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आज बस यहीं तक। इसके आगे कल की वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि कल इस मॉडल पेपर को ख़त्म कर देना है। इसके बाद आपका मॉडल पेपर 2021 पढ़ाएंगे। जैसे भी रहे आप लोग देखते रहिए, देखने के बाद उसमें आप कमेंट कर दीजिए कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी हिसाब से इसको और मतलब कि न समझ में आ रहा हो तो थोड़ी स्पीड कम कर दी जाए, धीरे धीरे पढ़ाएं। और उसमें क्या है कि आप जब पढ़ते हैं तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसे लिख लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए अंशालू की। जब अंशालू की कॉपी बनाएंगे तो एक बार एक सत्र का जैसे 7 सेट हम सॉल्व कर लिए, 7 सेट जब सॉल्व कर लेंगे तो वही क्वेश्चन रिपीट होना हो स्टार्ट होगा, तो शायद आपको अच्छे से तैयार हो जाए। जब तैयार हो जाए तो देखिए फिर इसके बाद अपने आप लेकर बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब इसमें क्या होगा, तब पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ तैयार हो रहा है। तो पहले आप इसको देखते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठ के देखिए, लिखिए उसको बार बार।